Hi, welcome back to my YouTube channel. I am Kanak Vijayvargiya and I'm a CA finalist. So ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अटैम्प्ट जनवरी में, जनवरी सी इंटर अटैम्प्ट, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है. नवंबर इज़ अबाउट टू एंड इन जस्ट अ फ्यू डेज़ and December will be beginning, and in January you have your exams. So let us talk about them. So this video is specially focused on the subject audit because I have received tons of messages from students who say that I am suffering in audit, I have this difficulty in audit, or I have some other kind of difficulty in audit. So this is related to audit, okay? And trust me, this video will help you to complete your audit within 15 days. And in this 15 days, you will be revising as well as you will be studying for the first time. Okay, this video shall be divided in two parts. First, for them who haven't even studied audit because they are preparing to give both groups and they have not received ample time to study audit. And second, student who has studied audit and are suffering with the problem of forgetting, and so they need multiple revisions. So the second student are there. Now when I say that you will be able to do your audit in just 15 days, I mean that you have to devote yourself 100%, or it would be better to say 200%. You have to be devoted, dedicated, and you have to give your 101% to this. Okay, if you do it half-heartedly, if you're not interested, you're not motivated, you don't find an urge to study, anything like that, this video won't benefit you. Okay, if you're fully dedicated that you want an exemption in auditing, or you just want to clear auditing, anything like that, and you are suffering from the subject audit, then this video is for you. Okay, now first I'll be talking about those जिन्होंने अभी तक ऑडिट को पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिला है या फिर आपने पहले नहीं पढ़ा है, जो भी इस केस है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ. देखो, सबसे पहले आपने क्लासेस किए होंगे. सपोज़ आपने क्लासेस अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं. अगर आपने क्लासेस नहीं की है तो आप क्या करो, आप रिविज़न वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, तो मान लो कि आप अभी पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1, या फिर चैप्टर नंबर 1 नहीं, आप मान लो आप 11th एथिक्स पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक रिवीजन वीडियो देख लो. रिवीजन वीडियो बहुत छोटा सा ही रहता है यूट्यूब पे, आप वो रिवीजन वीडियो देख लो. अगर आप वो रिवीजन वीडियो देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या कंसेप्ट है, एंड देन आप उसको रिवाइज़ करने के लिए जा सकते हो. ठीक है, और आप क्या करोगे, जब आप रिवाइज़ करोगे उसी के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक करोगे और सारे क्वेश्चंस को कवर करोगे फर्स्ट टाइम पे. ठीक है, सो अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे करोगे. सबसे पहले आप आप चैप्टर्स कौन से स्टार्ट करोगे. आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करोगे. ठीक है, और फिर उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो चैप्टर है वो करोगे. एथिक्स करोगे. उसके बाद आप सारे ऐसे करोगे जितने भी है, 500 सीरीज़, 700 सीरीज़, 600 का जो 1-2 ऐसे है, 400 का एक ऐसे, 450. हाँ, तो आप पहले सारे वो जितने भी ऐसे है, 520, 510 का एनालिटिक्स वाला जो भी है, आप वो ऐसे सारा कर लोगे पहले. ठीक है, उसके बाद जब आप ये कर लोगे ना, सब आपको ये होना चाहिए कि आप किस सीक्वेंस में करोगे. इसमें आपको सीक्वेंस बता रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट. 11 एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर नंबर 2 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल एसेज इंपॉर्टेंट. कारो इंपॉर्टेंट. सैम्पलिंग वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एनालिटिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बैंक इंपॉर्टेंट. ऑडिट ऑफ डिफरेंट फर्म्स जो है उसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब में मत अपना टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट करना. उसके बाद चैप्टर नंबर 5 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर आपको इसमें कुछ पढ़ना है तो आप डिस्क्लोजर्स पढ़ना, जो कि शुभम केशवानी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा. और इसके अंदर आप बाकी चीज़ क्यों नहीं पढ़ना, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें से ना कुछ भी दे देते हैं तो आप पूरा नहीं आपको याद रह पाएगा. बाकी कुछ कुछ ऐसा रहता है जो आप खुद का कॉमन सेंस से लिख सकते हो. जैसे मेरे अटेम्प्ट में आया था फाइनेंशियल लीज, तो अगर आप FM पढ़ो आप लिख सकते हो, या फिर PP वाला आप AS पढ़ो आप लिख सकते हो.
या फिर आए तो डिस्काउंट वाला। आप लॉग पढ़ो लिख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 5 में आप सिर्फ डिस्क्लोजर्स करोगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को नहीं लगता और कोई चैप्टर नंबर 3 जो भी, मेरे को मॉड्यूल का चैप्टर नहीं याद है, मेरे को शुभम किशवानी की बुक में क्या चैप्टर था उस हिसाब से याद है, क्योंकि मैंने उन्हीं का बुक से पढ़ा था। इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क वाला जो भी चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। वो चैप्टर उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करोगे। जब आप इतना चीज़ मतलब अगर देखो आपको पास होना है ना, तो आप कम भी चीज़ करोगे पर आपको उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा, तो आप आराम से क्लियर कर जाओगे। और मैंने आपको जो जो चैप्टर्स बताए ना उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे, लाइक मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करोगे, 1-2 का रिटन प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से ना क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए सीक्वेंस क्या होगा। आप सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर 5 का डिस्क्लोजर्स और चैप्टर नंबर जो है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ वो वाला करोगे। उससे पहले आप सारा चैप्टर्स करोगे। और जो मैंने आपको 5-6 प्रेफरेंस वाला चैप्टर्स होता है उसको सबसे पहले करोगे विद क्वेश्चन बैंक्स और बहुत ज़्यादा अच्छा से, बहुत ज़्यादा अच्छा से, ठीक है। अब उसके बाद आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले आप रिविजन वीडियो चलाओ। अगर याद नहीं है तो, अगर याद है क्लासेस में क्या पढ़ा था, नो नीड ऑफ रिविजन वीडियो, सीधा बुक से रिवाइज करने जाओ, ठीक है। अगर मान लो आप वो चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको लर्न करो बैठ के। लर्न कर लिए, फिर एक बार क्या करोगे, अब जब लर्न कर लिए एक बार बुक बंद करो और याद करो कि इस चैप्टर में क्या क्या था। जैसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या था, इसमें रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों लेंगे, मैनेजमेंट से लेंगे और वगैरह वगैरह जो भी था आप वो करोगे। अगर नहीं देता है तो क्या करेंगे, तो आप सब अपने मन में सोच लोगे कि इसका ये होगा, इसका वो होगा। हाँ, रिटन रिप्रेजेंटेशन जितना भी उससे रिलेटेड है उस ऐसे में आप सब एक बार सोच लोगे। आपको याद आ रहा है कि हाँ, और हिंदी में मत सोचना प्लीज़, बुक का वर्ड्स जो है उसी में रिकॉल करने की कोशिश करना, बिकॉज आप रिकॉल कर रहे हो बस। फिर उसके बाद आप मूव करोगे क्वेश्चन बैंक में। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर मान लो आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने कोई क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट किया होगा ना, सिर्फ वही क्वेश्चंस को करो। और अगर मान लो आपने फ़िल्टर आउट नहीं किया तो आप कैसे करोगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक में आप कर रहे हो तो उसमें से आप सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। आप उसमें मार्क कर लो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे कि ये तो बहुत ईजी है, तो एकदम डायरेक्ट है, एकदम बुक से है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको आप मार्क कर लो सी। जो आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, पर अगर मैं नेक्स्ट रिविजन करूँगा ना तो ये मैं कोप अप कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप इसमें कर दो बी। और अगर आपको लगे कि यार ये बहुत टेक्निकल, अगर ये मैंने एग्ज़ाम के दिन नहीं ना देख के गया या गई तो मेरा ना नहीं बनेगा, तो उसको आप मार्क करोगे ए, ठीक है। ये ABC हो जाएगा आपका। अब जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आप सिर्फ बी और ए क्वेश्चन में फोकस करोगे, सी क्वेश्चंस पे नहीं करोगे। फिर उसके बाद उस रिवीजन में आप फोकस करोगे कि मैक्सिमम बी क्वेश्चन सी क्वेश्चन हो जाए, और कोई बी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो उनको ए में डाल सकते हो। तो इधर आपका बी क्वेश्चन भी फिल्टर आउट हो जाएगा। और जब आप अपना लास्ट रिवीजन करोगे उसमें आप सिर्फ ए क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे पहले जब आप रिवाइज करोगे ऑडिट को, ठीक है, मान लो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ऑडिट को पहले बार पढ़ने में 7 दिन ले सकते हो, जैसे मैं आपको सीक्वेंस बनाया उसमें 7 दिन। दूसरी बार जब रिवाइज़ करोगे तो आप 4 दिन लोगे, और अगर आप तीसरी बार रिवाइज़ कर रहे हो तो आप 3 दिन लोगे, ठीक है। 7, 4 और 3। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो तब सबसे पहले आप 5 डेज़ लोगे, फिर आप 4 डेज़ लोगे और फिर आप 3 डेज़ लोगे। 3 रिविज़न हो जाएगा आपका, और जो पहली बार पढ़ रहे हो उनका 2 ही रिविज़न हो पाएगा। ऑडिट में आपको क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने मन से मत लिखो। अपने मन से इन द सेंस कि आप सेंटेंसेस को अपने मन से लिख सकते हो, बट टेक्निकल वर्ड्स को प्लीज़ यूज़ करो। मिस स्टेटमेंट के बदले कोई नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज़ करो। आप ये सोचो कि आप एक ऑडिटर हो, फील लाइक ऑडिटर, राइट समथिंग विच इज़ टेक्निकल, राइट समथिंग विच शोज़ योर प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। तो वैसे ही आप आंसर्स को प्रेजेंट करने का कोशिश करो। इंग्लिश चलेगा, बस अगर कोई वर्ड्स कीवर्ड्स जो होते हैं जिनके बिना सेंटेंसेस इनकम्प्लीट लगते हैं या फिर जिसके बिना टेक्निकलिटी नहीं आता है, वो वर्ड्स को प्लीज़ मेमोराइज़ करो, ठीक है। अगर आप जो बुक से पढ़ रहे होंगे, अगर कोई फैकल्टी का है तो वो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देते हैं, तो आप उससे कर सकते हो। अगर आप खुद मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो आप ही को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कीवर्ड, दैट इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, जब आप ये आपका फर्स्ट आप ये चीज़ का ख्याल रखोगे, सेकेंड चीज़ का ख्याल रखोगे कि आप एक बार कोई भी टेस्ट
पूरा लिखोगे, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज़ लो, आपको एक टेस्ट लिखना। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप हर चैप्टर का टेस्ट हो या कुछ भी लो, एक फुल टेस्ट आपको लिखना है बस, ठीक है। और उसको चेक करवाओ, नो मैटर वो कितना ख़राब जाए, उसको चेक करवाओ, आपको पता चलेगा मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, वो सेम करके आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे। थर्ड, MCQs पर प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करो, दे आर आर advantage which I won't be able to describe in words even because उतना ज़्यादा नहीं मिलता आपको सब्जेक्टिव में मार्क्स जितना आप ऑब्जेक्टिव में मार्क्स उठा पाते हो थ्योरी सब्जेक्ट में, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल। सो प्लीज़ आप MCQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करना एंड ट्राई करना कि आपको MCQs में अबाउट 25 आए किसी भी हाल में, क्योंकि फिर उधर आपको कितना ही लाना होगा, 15 मार्क्स आप पास हो जाओगे 70 में से, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कोशिश करोगे कि आप जो भी कीवर्ड टेक्निकल वर्ड्स लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करोगे, ऐसे नंबर्स को अंडरलाइन करोगे और उसको बहुत ज़्यादा सही तरीके से प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से सही तरीका, आई मीन यू विल बी राइटिंग फर्स्ट प्रोविजन विच इज़ एज पर ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन द प्रोविजन विच विल बी अप्लाइड टू द केस। उसके बाद आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। इसके अंदर आप सिर्फ वो क्वेश्चन जो है उसी को छोटा करके लिखोगे। जैसे अगर क्वेश्चन 7 लाइन का, आप उसको 3 लाइन में ला के लिखोगे, छोटा सा क्वेश्चन का समरी। उसके बाद आप एनालिसिस में दोगे, आप प्रोविज़न को और वो जो फैक्ट लिखे उसको कनेक्ट करोगे। आप बताओगे कि प्रोविज़न के हिसाब से तो ये होना चाहिए, पर मेरे कंपनी ने तो ये किया जो कि गलत है, क्योंकि वो प्रोविज़न से अप्लाई नहीं हो रहा, प्रोविज़न से बाइंड नहीं हो पा रहा, इसलिए वो गलत है। फिर उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूशन लिखोगे, जो कि लास्ट में जो नहीं दे रहा था, इज़ द ऑडिटर रॉन्ग, इज़ द मैनेजमेंट समथिंग, तब लिखोगे द ऑडिटर इज़ इनकरेक्ट या फिर द मैनेजमेंट इज़ इनकरेक्ट, या जो भी आपका वो रहेगा वो आप लिखोगे और आप अंडरलाइन करोगे इज़ इनकरेक्ट को, या फिर जो भी आप कंक्लूशन दे रहे हो, और जितना भी कीवर्ड्स किया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए कि हम लोग जब ये जो मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिकल के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम फुल मार्क्स गेन कर सकें। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सेम टू सेम मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखना छापने का कोशिश करना। मान लो उसमें छोटे छोटे 4 पॉइंट है, मान लो एक में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर है, ऐसे कुछ छोटे छोटे 4 पॉइंट है, तो अब वो डिट्टो जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है अगर वही क्वेश्चन मांग रहा है तो वही लिख दो। ये मत सोचो कि छोटा है कैसे मार्क्स देंगे, मैंने तो एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो जो बुक से मिल रहा है वो आपको एक वर्ड के लिए भी ना 4 नंबर दे देंगे, 4 पॉइंट एक वर्ड का भी आपको 4 नंबर दे देंगे। और अगर मॉड्यूल से नहीं मिल रहा और आप इतिहास भी लिख के आ गए हो और वो कितना भी सही हो, वो आपको नहीं देंगे मार्क्स। इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन में प्लीज़ 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 अच्छा से पढ़ना और फोकस करना कि आप उसके अंदर फुल मार्क्स गेन कर सको। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर वेरी 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 स्कोरिंग, उसमें आपको फुल 4 में से 4, 3 में से 3 दे देते हैं। एंड ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बोल रही हूँ। मेरा ऑडिट का सर्टिफाइड कॉपी भी मैंने उसमें यहाँ पे डाला है, आप देख सकते हो। मेरा अटैम्प्ट मई 24 का क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें देखना मेरे आंसर जो एकदम डायरेक्ट वाले हैं उसमें मेरे को फुल मार्क्स मिले या नहीं, आप देख सकते हो, वो भी डाला हुआ चैनल पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कोशिश करोगे कि आप इसको बहुत बार रिवाइज़ करो। बहुत बार रिवाइज़ कैसे कर पाओगे, सबसे पहले मान लो आप ऐसे 501 को पहली बार पढ़ रहे हो, आज आप 501 पढ़ लिए, शाम में आप पढ़े ऐसे 200 और 400 का या फिर 701 मान लो, तो आप क्या करोगे, आप सुबह उठोगे, आप वो सब ऐसे को सबसे पहले रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ इन द सेंस कि ये नहीं कि मैं एक लाइन मतलब मैं फिर से रीड मारने लग जाऊँगी। रिवाइज़ इन द सेंस आप बुक में ऐसा हाथ रखोगे, वहाँ पे देखोगे क्या हेडिंग कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो अब आप अपने रिकॉल करने का कोशिश करोगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। फिर आप देखोगे ऑडिट प्रोग्राम, तो आप रिवाइज़ करने का रिकॉल करने की कोशिश करोगे ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, क्या चीज़ को मेरे को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आएगा ऑडिट प्लानिंग जो भी, तो आप उसको फिर याद करने का कोशिश करोगे। उसमें जो जो ऐसे टॉपिक्स हैं आप सब में ऐसे हाथ रखते जाओगे और उसको रिवाइज़ करोगे। चैप्टर नंबर 2 आई नो, बट मैं आपको बस बता रही हूँ। जैसे मान लो अगर 501 भी आप रिवाइज़ करो तो उसमें आप सबसे पहले करोगे कि इन्वेंट्री में मतलब इन्वेंट्री ऑडिटर को क्या क्या देखना चाहिए। ऑडिटर DTC को नहीं बोल सकता कि वो एक वैलिड रीज़न है इन्वेंट्री नहीं चेक करने का, जब तक लाइफ पे थ्रेट नहीं आ जाता तब तक उसको करना है। उसके बाद उसके अलावा उसमें और जो आता है सेगमेंट का आता है, शायद लिटिगेशंस का आता है, वो सब आप देखोगे,
ठीक है, उससे क्या रिलेटेड, वो सब आपको रिवाइज़ करना है। इस हिसाब से रिवाइज़ करोगे, इसमें आपको मान लो आपका 1 घंटा लगता है, लगा दो, फिर आप नया उठाओ जैसे चैप्टर नंबर 1 और ये सब, और ट्रस्ट में आपका हो जाएगा। 5 दिन अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो और आप 7 दिन ले रहे हो, उसको बहुत अच्छे से डिवाइड करना कि पहले मैं सारा स्कोरिंग चैप्टर्स को कवर कर लूँ और फिर मैं वो सब जो चैप्टर्स उसको करूँ, ठीक है। तो पहले सारा स्कोरिंग चैप्टर्स को कवर कर लो, सारे एसेज को कवर कर लो, अच्छा से रिवाइज़ करो, और मल्टीपल टाइम रिवाइज़ आप ऐसे ही कर पाओगे ना। जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहे हो तो हर दिन सुबह रिवाइज़ करो, तब 2 बार आप पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप एक बार रिवाइज़ करोगे 4 दिन में, और फिर आप एक बार रिवाइज़ करोगे 3 दिन में, तो आप 4 बार तो रिवाइज़ कर ही लिए ना, और फिर आप एक बार एग्ज़ाम से पहले करोगे 5 बार। सो दैट इज़ सफिशिएंट, यू हैव टू ट्राई कि आप कर पाओ। सो इसलिए जो पहली बार पढ़ रहे, जिन्होंने अभी तक पढ़ा है नहीं, अच्छे से ऑडिट ही नहीं हुआ है मेरा, जो भी, आप 15 दिन लोगे। जिन्होंने कर लिया फिर से रिवाइज़ करना है, आप कैसे करोगे, आप तो 5 डेज़ भी नहीं ना लोगे। अगर आप 4-3-2 भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा, पर आप 5-4-3 भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास उतना टाइम है तो, वरना आप 4-3-2 में जाओ अगर आपके पास कम टाइम है, और बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो आपको बस रिवाइज़ करना है। आप 4 दिन में पहली बार करोगे, फिर 3 दिन में आपका आराम से हो जाएगा, फिर 2 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको हर रिविज़न के साथ कंटेंट को कंसाइज़ करते जाना है। कंसाइज़ से ये मतलब नहीं होता कि मैं अगली बार रिविज़न में ना 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ूँगी, या फिर अगली बार रिविज़न में मैं एक ऐसे को छोड़ दूँगी और उससे सीधा एग्ज़ाम में रिवाइज़ करूँगी, ये नहीं होता। कंसाइज़ इन द सेंस कि आपका हर बार जितना क्वेश्चंस का नंबर है वो कम होते जाएगा, जितना MCQs आप मार्क करके रखो लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए वो कम होता जाएगा, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है रिविज़न का, जो स्पीड है रिविज़न का, वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो और इंस्टेंटली आपको सब स्ट्राइक होने लगेगा कि हाँ ये पढ़ा था, अरे आप इतने दिन बाद पढ़ो, नहीं होगा। पर आप जब पहली बार रिवाइज़ कर लोगे, फिर दूसरी बार आप थोड़ा सा कम गैप में रिवाइज़ करोगे, तो आपको चीज़ें रिकॉल होगी, और वहीं मैं बोल रही हूँ कि आपसे आपका स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करने से, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट होगा कि आप ऑडिट को कैसे करो या क्या करो, तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, या तो मेरे ईमेल पर कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टा पे कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि मेरे को थोड़ा टाइम लग जाए आपको रिप्लाई करने में, बट मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ऑडिट नहीं हो पाएगा, तो ये सब बेकार बात है, ऑडिट हो जाएगा आपसे। आपने 12th के टाइम में भी BST रटा था ना बैठ के, आपने 10th के टाइम में भी हिस्ट्री ये सब रटा था ना बैठ के, आप कर लोगे। आपको बस अपने ऊपर एक विश्वास रखना है, ट्रस्ट मी, वेयर देयर इज़ फेथ देयर इज़ अ वे, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे कि यू आर केपेबल इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, आपको ये सब अपने आप को बोलते रहना पड़ेगा। नो मैटर कि आप बहुत जल्दी भूल जाते हो या फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहती है, फास्ट लर्नर नहीं हो, कोई बात नहीं, आपको खुद को बोलते रहना, येस आई एम अ फास्ट लर्नर, आई डिड रिकॉल वेरी फास्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उससे आपका माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा कि हाँ क्या पता मैं सच में ही हूँगा एक बहुत ज़्यादा फास्ट रिकॉलर, या फिर क्या पता मैं सच में ही बहुत ज़्यादा फास्ट हूँगा। आपका माइंड इस तरह से वो अडेप्ट कर लेगा। ट्रस्ट मी, जब मेरे को भी ऑडिट के टाइम पर रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होता था। मेरे को लगता था कि यार मैं कैसे इतना रिकॉल करूँगी, मैं अभी तो पढ़ रही हूँ, पर मैं जब 5 दिन बाद उठाऊँगी अगर, तो मेरे को उसमें भी याद नहीं रहता, और मेरे को बहुत दिक्कत हो जाता था रिकॉल करने में। तो मैंने एक पेपर में लिख लिया था, आई रिकॉल ऑडिट क्विकली। मैंने उसको 10 बार लिख के ना वहीं पे चिपका दिया था। अब जब भी मैं पढ़ने जाती थी, आई यूज़ टू रीड दैट, आई रिकॉल ऑडिट क्विकली। मेरे को लगता था हाँ यार रिकॉल तो कर लेती हूँ मैं, चलो फिर पढ़ ही लेती हूँ अगर रिकॉल कर लेती हूँ तो। सो एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे को वो लगने लगा था कि हाँ मैं रिकॉल कर लेती हूँ। आपको ना एग्ज़ाम से पहले तक लगेगा कि यार मेरे को तो ऑडिट मेरे दिमाग में नहीं जा रहा। ट्रस्ट मी, मेरा एग्ज़ाम था शायद 11 को, और मेरे को उस टाइम 10 तारीख को भी बैठ के लग रहा था मेरे को कुछ याद नहीं आएगा पेपर में, आई बी ब्लैंक, मुझे कुछ याद नहीं आने वाला, कितना है क्या क्या है, ऐसे सब कंफ्यूजिंग है, सब इंटरलिंक्ड है, कैसे क्वेश्चंस है। बट ट्रस्ट मी, दिस वर्ड्स आपको सब याद आ जाएगा। अभी सिर्फ ये कन्फ्यूजन है जो भी है, बट आपको एग्ज़ाम में जाके हर एक चीज़ याद आएगा। यू विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको याद नहीं आएगा, एंड ट्रस्ट मी दैट आपको हर एक चीज़ याद आएगा। आप
सब चीज़ कर लोगे। बस आपको अपने ऊपर एक फेथ रखना है कि यार मैं कर लूँगी। अगर वो फेथ मिसिंग होगा, आप सेल्फ डाउट पे होगे, तो फिर बहुत खतरा है। पर अगर आप पे बिलीफ होगा तो आप अपना 200% दोगे। आप पूरा टाइम पढ़ाई करोगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम करीब है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। आपको पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा, आपको फ्रेंड्स वगैरह से बात करना छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर घूमना छोड़ना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, घंटों पढ़ना पड़ेगा। एंड और उस रूम में जब आप बैठे रहोगे सिर्फ आप और आपके बुक्स, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आपको ड्रिवन रखता है, और वो है आपका फेथ कि यार ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द ओनली फेथ जो लोगों को ड्रिवन रखता है। बिकॉज अगर आप अकेले पूरा दिन रूम में बैठे हो, 12-13 घंटा रूम में बैठे हो अकेले, अब सिर्फ खा रहे हो, वापस पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी, आप कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। बट देयर इज़ अ बिलीव कि यार तू कर लेगी, एंड दैट्स कीप यू गोइंग। सो trust me when I say that everything is gonna fall at its place. You just keep working hard, and you can message me. आप मेरे को ऑडिट को लेके कुछ भी मैसेज कर सकते हो। I got 79 in audit, and I haven't studied audit for 3 months or 4 months, and then I got, मैंने खुद 15 दिन पढ़ा था। एंड ये मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को प्रमोट करूँ कि आप एग्ज़ाम से बैठ के 15 दिन पढ़ो, 15 दिन पहले पढ़ो, 20 दिन पहले पढ़ो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बट मैंने मेरा टाइम पे ये किया था कि मैंने बहुत टाइम तक पढ़ाई नहीं था, क्योंकि मेरे में वो था कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। तो मैंने मार्च नहीं, अप्रैल में मैंने पढ़ाई चालू की थी, मई में मेरे एग्जाम थे। तो आई हैड 1 मंथ, और मेरे को 15 दिन में ऑडिट करना था, 15 दिन मेरे को FMSM करना था। आई हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, तो इसलिए मैंने किया था। और ट्रस्ट मी, मैंने कर लिया था। मेरे को कोई ही नहीं था उस टाइम पे बताने के लिए, पर मेरे को ये था कि हाँ यार करना है, बस करना है। और फिर मैंने वे फाइंड कर लिया था। मैंने खुद ही पता नहीं, आउट ऑफ द वे शुभम केशवानी सर के उसी बार रिविजन वीडियोस आने लग गए थे, 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के, हर एक ऐसे के, हर एक चैप्टर के। और मेरे को कुछ याद नहीं था, मैंने उसको देख के मेरे को रिवाइज़ हो गया। फिर मैं बुक से लर्न कर लेती थी, फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेती थी, फिर सुबह उठ के एक बार रिवाइज़ कर लेती थी। और बहुत बार मैंने रिवाइज़ किया, एंड मुझे लगा कि हाँ चीज़ें चल जाएगी, कर लूँगी, हो जाएगा, सब पॉसिबल हो जाएगा। लास्ट एकदम एंड तक मेरे को लग रहा था नहीं कि यार ऑडिट इतना अच्छा नहीं गया। मैंने बताया था ना कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, मेरा ऑडिट इतना अच्छा नहीं गया। या फिर मेरे को उसके बाद भी रिज़ल्ट होने से पहले भी लग रहा था कि मेरा ऑडिट FM भी अच्छा नहीं गया, तो ऑडिट भी अच्छा नहीं गया था। बट आई गॉट 79, ट्रस्ट मी। अगर आप वैसे ही लिखोगे, वैसे ही करोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको मिल जाएगा। बस आप मेहनत करते चलो, अपने एफर्ट्स देते चलो, और कोई भी अभी सिचुएशन हो आपका, आप नहीं पढ़ो, कुछ भी, आप गिव अप मत करना। दैट इज़ वन थिंग आई लर्न, एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक बैक। बट आप प्लीज़ मत करना, एंड यू कीप वर्किंग हार्ड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल, and add a value in your life that will really make me happy. So that's it for this video. Do like and subscribe to my YouTube channel, and thank you.